औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एक्सप्लेन किया था। बेसिकली हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस प्रिंसिपल की बेस पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी, फिर उसकी वर्किंग देखी थी, उसके अंदर एनोड और कैथोड देखे थे। ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर देखी थी, उसको डिटेल में हमने देखा था। और उसके अंदर हमने जो एग्जाम्पल लिया एज अ इलेक्ट्रोलाइट लिया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वहाँ पे हमने NaCl लिया था, सोडियम क्लोराइड। आज हम जो एग्जांपल करने जा रहे हैं बेसिकली है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही, लेकिन वहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड यूज़ किया था NaCl, और आज ये जो एग्जांपल है इसके अंदर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ था और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है डिकम्पोजिशन या फिर किसी मॉलिक्यूल का टूटना। कैसे टूटना? वायर से इलेक्ट्रिसिटी दें और वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए उसके आयंस के अंदर। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस, जनरली बोलते हैं इसको। तो आज भी हमारा सेम वही टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जिस तरह हमने कंस्ट्रक्शन देखी थी, उसकी वर्किंग देखी थी, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। जस्ट हमने क्या किया है, वहाँ पे हमने NaCl इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट एज अ वाटर यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। बेसिकली टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर दूसरी एग्जांपल भी है हमारे पास। अगर पेपर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपने उसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है, उसकी वर्किंग बतानी है। अब कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो NaCl यूज़ कर सकते हैं आप, और वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल आपने करनी है। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि दोनों एग्जाम्पल आप लोग इकट्ठी लिखें। हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पे सेपरेट जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। बेसिकली आपको पता है कि जो वाटर होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जो वाटर होता है अगर वो प्योर वाटर हो ना, प्योर वाटर, तो उसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जब कोवलेंट बॉन्डिंग हो तो वो खुद ब खुद अपने आयंस के अंदर नहीं टूटता। यानी कि ये वाटर है, ठीक है, ये H2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये खुद ब खुद यानी कि टूट के, बेशक ये सोल्यूशन फॉर्म में, यानी कि वाटर जाहिर है खुद सॉल्वेंट है एक, तो आप इसी बेशक इस किसी और सॉल्वेंट के अंदर भी आप इसे डाल लें तो सेम टू सेम क्या होगा कि ये यानी कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोक्सल का और हाइड्रोजन का, ये इतना आसानी से नहीं टूटता। ये कोवलेंट बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, तो ये यानी कि H पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सल आयंस के अंदर खुद ब खुद कन्वर्ट नहीं होता इतना जल्दी। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि बाहर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, फिर भी ये जो H2O है, प्योर H2O, जिसके अंदर यानी कि सॉल्ट ना हो, यानी डिस्टिल्ड वाटर का मैंने बताया था आप लोगों को कि डिस्टिल्ड वाटर हो, प्योर H2O, बेशक आप अगर इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवाएं तो इसके कुछ मॉलिक्यूल यानी कि गिने चुने, आप कह सकते हैं कि अगर 200 मॉलिक्यूल है वाटर का तो उसके अंदर से कोई 5 या 6 जो है ना वो क्या करें, टूट जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा। तो फिर क्या करते हैं कि इस वाटर को मोर यानी कि आयोनाइजेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एसिड डालते हैं। अब होता क्या है कि वाटर क्या है, वाटर एक आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर आप इसके अंदर एसिड डालेंगे तो ये एज अ होल एसिड एक्ट करेगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर बेस डालेंगे तो ये एज अ होल बेस एक्ट करेगा। अब वाटर को जब हमने आयोनाइज करना है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंदर एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं। अब एसिड HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी, तो बेसिकली हम HCl यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप HCl के या सिंपली आप लोग जो है ना जनरली कह देंगे एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो होगा क्या, वहाँ पे ये मजीद जो है ना फिर क्या होगा, इसकी जो आयोनाइज होने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी ये अपने क्रॉसपेंडिंग आयंस जो H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयंस है इनके अंदर जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, मोर आयोनाइजेबल हो जाएगा। तो देखते हैं प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो प्योर वाटर होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इतनी जल्दी नहीं गुजर सकती। क्यों? क्योंकि उसके आयंस नहीं बनते एंड आयोनाइजेस टू स्मॉल एक्सटेंट। इस वजह से वो क्या होता है कि एक लिमिट यानी कि एक हद तक वो जो है ना आयोनाइज होता है, बहुत कम यानी कि उसके मॉलिक्यूल आयोनाइज होती है। बट बोथ H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सल
कंसंट्रेशन और सेम। अगर प्योर वाटर है तो उसके अंदर H पॉजिटिव की और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल इक्वल है, सेम कंसंट्रेशन है। कितनी है, 10 की पावर -7 मोल पर डी। बट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आर एडेड इन इट, इट्स कंडक्टिविटी इंप्रूव्स एंड इंक्रीजेस। लेकिन जब आप इसके अंदर एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे तो इसकी जो कंडक्टिविटी है, यानी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से गुजर सकेगा। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर एसिड डाला है तो इसके जो है ना वो आयंस क्या है, यानी कि आयनाइज होने की कैपेसिटी बढ़ गई है। ये क्या बन गया, यानी कि कोरस्पोंडिंग आयंस के अंदर जल्दी कन्वर्ट हो गया। तो देखते हैं, ये वाटर है आपके पास, प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, लिक्विड फॉर्म में। तो क्या है, इसके अंदर जब आप एसिड डालते हैं, एसिड को आप H पॉजिटिव से भी शो करते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। कहते हैं कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, तो आप लोगों ने भी जो है ना वो कतरा कतरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उसको दरिया बनाना है। अगर आप बिल्कुल बुक के ऊपर ही रहते हैं ना तो फिर बंदा बोर हो जाता है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो एसिड को बेसिकली H पॉजिटिव से भी शो करते हैं, तो मैंने स्लैश डाल के H पॉजिटिव लिख दिया है। तो जब आप एसिड के ड्रॉप डालेंगे तो ये वाटर, अब यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा, यहाँ पे 4H पॉजिटिव और 4 हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि 4H पॉजिटिव बन गया, उसके 4 हाइड्रोक्सिल आयन बन गए। ये इक्वेशन दोनों साइडों में क्या है, यानी कि बैलेंस है। अब ये स्मॉल यहाँ के लिखा हुआ है एक्वस लिखा हुआ है, ये भी एक्वस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एक ही है कि ये बेसिकली शो कर रहा है कि एसिड को वाटर के अंदर डाला हुआ है, यानी कि एसिड का वाटर के अंदर सोल्यूशन है। तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने एक्वस बोल दिया कि वाटर के अंदर सोल्यूशन बना हुआ है एसिड का। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेल। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग सेम टू सेम उसी तरह ही है, बस ये जो पिक है, ये जो आप कह सकते हैं ये डायग्राम है, ये थोड़ी सी चेंज है, ठीक है, लेकिन सेम प्रोसेस वही है। वही हमने क्या किया हुआ है कि एक ही सेल के अंदर एक ही जो है ना वो, यानी कि सोल्यूशन के अंदर 2 बीकर रखे हुए हैं, सोल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, और दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। उसमें से एक एनोड एक्ट कर रहा है और दूसरा कैथोड एक्ट कर रहा है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो एज एनोड एक्ट कर रहा होगा, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा वो एज कैथोड एक्ट कर रहा होगा। डायग्राम को पहले देखते हैं, ये समझ लें। डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह की डायग्राम है। यहाँ से ऊपर से हम जो है ना वाटर डालते हैं, प्योर वाटर, जिसके अंदर जो है ना वो एसिड मिला हुआ, ठीक है। तो ये वाटर ऊपर से हम डाल रहे हैं, यहाँ से पोर कर रहे हैं। तो वाटर जैसे आप डालेंगे यहाँ से, तो ये वाटर सारा जो है ना, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ से भी ये सारा आप देख रहे हैं, ये सारा क्या है, वाटर है। अब इसकी एक साइड पे इलेक्ट्रोड है और दूसरी साइड पे भी इलेक्ट्रोड है। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये किसके बने हुए हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, यानी कि प्लेटिनम एक मेटल है, प्लेटिनम के बने हुए हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड। इनके ऊपर बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, ठीक है। तो जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ये बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये बैटरी के अगर आप जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये एनोड एक्ट करेगा। और इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये क्या होगा, यानी कि एज अ कैथोड एक्ट कर रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और बाकी ये जो है ना ये सारा वाटर फिल किया हुआ है। अब यहाँ पे वाटर कम है, यहाँ पे वाटर जो है ना वो ज़्यादा है, तो ये इसका रीज़न मैं आगे चल के बताऊँगा कि यहाँ पे कम क्यों है, यहाँ पे ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है और यहाँ पे जो है ना वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन गैस इधर ऊपर से निकल रही है। ऊपर आप वाल्व देख रहे हैं, ये वाल्व लगा हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्या है कि यहाँ से जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस ऊपर बनेगी, यहाँ से वाल्व के जरिए हाइड्रोजन गैस को ऊपर से यानी कि निकाल लिया जाएगा, और इधर से ऑक्सीजन गैस बनेगी, यहाँ से ऑक्सीजन गैस को निकाल लिया जाएगा। इस तरह क्या है कि सिंपल वाटर यूज़ करके आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेज भी आ जाती हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है। अब देखिए ना कितना, यानी कि पानी से कितना हमें फ़ायदा मिल रहा है, कितनी, यानी कि हमारे पास एक तो एनर्जी मिल रही है हमें वाटर से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद दूसरी जो बड़ी चीज़ है, हमें ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है और साथ में क्या मिल रहा है, हमें हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है। हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल के तौर पे भी एक्ट करता है रॉकेट्स के अंदर, ठीक है, एज हम हाइड्रोजन गैस जो है ना वो फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इस तरह इसके अलावा जो ऑक्सीजन गैस होती है वो हम हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा जगह पे जो है ना ऑक्सीजन गैस का भी यूज़ होता है। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन रही हैं, यानी कि एक तो एनर्जी मिल रही है हमें इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है और तीसरी ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है। 3 चीज़ें मिल रही है जस्ट किससे, सिर्फ वाटर से। तो फ़ायदा है ना इतना ज़्यादा, देखें आप। तो यहाँ पे बेसिकली अगेन क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको बैटरी को कनेक्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन से मूव करना है, इलेक्ट्रॉन से कैथोड से मूव करना है, किस पे जाना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स ने एनोड से मूव करके किस पे जाना है, कैथोड पे जाना है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए जाएंगे ऐसे बैटरी में जाएंगे, फिर बैटरी से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स किस पे आ जाएंगे, कैथोड पे आ जाएंगे।
तो इस तरह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वाटर क्या है, वाटर को जैसे हमने डी आयोनाइज किया, वाटर जाहिर है पहले ही डी आयोनाइज की फॉर्म में है, तो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर ये जो वाटर का एसिडिक सोल्यूशन है वाटर का, यहाँ पे क्या है कि H पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। अब जाहिर है कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा आयन इसकी तरफ जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन जाएगा, जाहिर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हाइड्रोक्सिल आयन एनोड पे जाएगा और जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन है वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह H पॉजिटिव कैथोड पे जाएंगे और हाइड्रोक्सिल आयन एनोड पे जाएंगे। और हाइड्रोक्सिल आयन एनोड पे जाके अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सिंपली जब H पॉजिटिव ठीक है आयन है, अनस्टेबल है, कैथोड पे जाएगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या करेगा, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन होगी, फिर क्या होगी, रिडक्शन होगी, इस तरह यहाँ पे। तो इस तरह यानी कि जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो एनोड पे आके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस यहाँ यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जब कैथोड पे जाएंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस के अंदर, और क्या होगी, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा चूंकि, तो क्या होगी, रिडक्शन होगी कैथोड। ये सिंपल सा जो है ना एक सेल है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अब सिंपली जो है ना इसको यही सारी चीज़ें देख के आपने यहाँ पे लिख लेनी है थ्योरी की फॉर्म में। अगर आपको ये पिक्चर ये डायग्राम बनाना एग्जैक्टली आ गई, सही तरह से बना ली, तो आप सिंपली जो है ना यहाँ से देख के थ्योरी लिख सकते हैं खुद ही। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडिक वाटर, ये सारा क्या है, एसिडिक वाटर है, ये इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के जरिए पास कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, हाइड्रोक्सिल आयंस मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे, एंड ऑक्सीडेशन, अच्छा एनोड का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एंड ऑक्सीडेशन takes place while H positive ions move towards cathode, H positive ion move cathode की तरफ मूव करेंगे, कैथोड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट दिस इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने बैटरी क्यों अप्लाई की या करंट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हुए हैं तो हमने करंट क्यों अप्लाई किया। तो बेसिकली ये जो जब आप बैटरी कनेक्ट नहीं करते, सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोड है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है, तो Na पॉजिटिव और जो H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन जो है OH नेगेटिव, तो वो कहाँ भी जाएंगे, वो इधर ही रहेंगे ना, वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्ज तभी आएगा जब आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जब बैटरी से आपने कनेक्ट किया, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इनके ऊपर चार्जेस आएंगे ना, तो फिर यहाँ पे जो चार आयंस हैं वो फिर मूव करेंगे, इस तरह जो है ना बैटरी का पर्पस ये होता है यहाँ पे। इस तरह हम थोड़ी सी बाहर से क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि फिर हमें जो है ना वो ज़्यादा करंट जो है ना वो हमें ज़्यादा करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो अब आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान या वाटर का जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया इसके दौरान जो रिएक्शंस हुए हैं, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, वो हम रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, ये इक्वेशन मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास वाटर है, वाटर को सबसे पहले एसिडिक बनाएंगे, ठीक है, मोर आयोनाइजेबल होने के लिए। तो वाटर के अंदर एसिड डाला तो ये 4H पॉजिटिव आयन हो गए, ये हमारे पास 4 हाइड्रोक्सिल आयन हो गए। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, अब चूंकि एनोड के ऊपर हाइड्रोक्सिल आयन जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो जाहिर है वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो 4 हाइड्रोक्सिल आयन्स हैं ये कहाँ पे जा रहे हैं, एनोड पे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसमें से 2 हाइड्रोक्सिल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, 2 वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, और वहाँ पे हमारे पास एक जो है ना वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। यानी कि 4 हाइड्रोक्सिल होंगे, 4 हाइड्रोक्सिल से 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए दोबारा से, यानी कि वाटर बन गया प्योर, और साथ में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना और ऑक्सीजन ऊपर चली गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4H पॉजिटिव आयन है, 4H पॉजिटिव आयन, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसे लूज किए ना हाइड्रोक्सिल ने, इस H पॉजिटिव ने ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके 4H पॉजिटिव ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक
ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि जस्ट हाइड्रोजन का एक एटम, न्यूट्रल हाइड्रोजन का एक एटम, इसे हम एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हैं। हायर लेवल पे जाके आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब क्या होगी, जो एटॉमिक हाइड्रोजन होती है, चूँकि हाइड्रोजन जो है ना वो स्टेबल होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन स्टेबल होती है, एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होती। इसका रीज़न भी आप हायर लेवल पे जाके पढ़ेंगे, जब आप MOT पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सिंपली अब आप इस लेवल पे यही ज़हन में रख लें कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है कि एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल नहीं होती, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल होती है। तो हाइड्रोजन जो है ये न्यूट्रल हाइड्रोजन है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट होके दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बने। अब आगे चलते हैं। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन में ये क्या है कि हाइड्रोक्सिल आयन ये लिखे अच्छा ओवरऑल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों इकट्ठे हम कंबाइन कर देते हैं, जमा कर देते हैं दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो लेफ्ट साइड वाली चीज़ें लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं और राइट साइड वाली चीज़ें राइट साइड पे लिखते हैं। और अगर क्रॉस में लेफ्ट और राइट में कोई चीज़ कैंसिल हो रही हो दोनों इक्वेशन में, तो उसको क्रॉस करते हैं। जैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन लिखे, साथ में ये लेफ्ट साइड पे 4 हाइड्रोजन आयन, तो ये दोनों लिख के उसके बाद ये इक्वेशन आपने लिखनी, क्योंकि ये हम जो है ना फाइनल ये जो प्रोडक्ट बन रही है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे वाटर बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन बन रही है और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन गैस की मॉलिक्यूल बन रही है इस तरह। तो ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन आ गई। ओवरऑल इक्वेशन के अंदर आप लोग देखें कि हमारे पास जो है ना एक ऑक्सीजन गैस बन रही है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है, साथ में वाटर। ये वाटर दोबारा जो है ना वो यूटिलाइज होता रहता है अंदर, ठीक है ना। यानी कि मजीद जब आप वाटर और डालते हैं तो क्या होता है कि वो मजीद इसको भी एसिडिक कर देगा और इस तरह ये वाटर जो है ना वो रीयूज होता रहता है इसके अंदर। और बाकी जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी है, हमें एनर्जी मिलती रहेगी। अब जो बात है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे ये जो वाटर है, यहाँ पे वाटर का लेवल लो है और यहाँ पे वाटर का लेवल हाई है, ठीक है। इसका क्या रीज़न है, जब आप बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं होगा, तो ये दोनों लेवल एक जैसे होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बैटरी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, तो ये लेवल जो वाटर का यहाँ पे ये जल्दी खत्म होगा और यहाँ पे जो वाटर का लेवल है ये आराम से खत्म होगा। उसका रीज़न क्या है, बेसिकली उसका रीज़न ये है कि आप देखें ये एनोड के ऊपर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जाहिर है यहाँ से अगर 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे तो गैस बन के ज़्यादा ऊपर जल्दी निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि ये यहाँ पे जो वाटर है वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन गैस के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे वाटर का लेवल क्या होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। और यहाँ पे वाटर का लेवल क्या है, यानी कि उससे ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल निकल रहा है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करती है, वो बिल्कुल बहुत हल्की गैस है, जल्दी मूव कर जाती है ऊपर। वो जो ऑक्सीजन गैस है वो भारी गैस है थोड़ी सी, ठीक है। तो भारी गैस है तो उसका मतलब क्या है कि वो आहिस्ता मूव करेगी। तो ये 2 रीज़न थे इसके। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और जो है ना वो पैदा होता है कि वो क्या है बेसिकली कि यहाँ पे हमारे पास जो हमने डायग्राम बनाई है ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर जो हमने एग्जांपल की थी NaCl इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे यूज़ किया था वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। तो ये दोनों सेम क्यों नहीं है, मीन्स कि वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसके अंदर बेसिकली एक बीकर टाइप हमारे पास जो है ना एक आप कह सकते हैं एक इक्विपमेंट था, उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड जो है ना वो डिप किए हुए थे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और ऊपर जो है ना वो बैटरी हमने शो की हुई थी, बैटरी से दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट थे। लेकिन यहाँ पे यानी कि एक बड़े अजीब तरीके से ये बनाया गया है। तो ये ऐसा क्यों किया गया है, तो ये आप लोग खुद भी सोचें। तो मैं आप लोगों को आंसर भी देखता हूँ इसका, ठीक है। तो उसके बाद भी आप लोग सोचिएगा। बेसिकली उसके अंदर आप लोग देखें तो वहाँ पे हमारे पास एक जो है ना एक इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या बन रही थी, क्लोरीन गैस बन रही थी। और दूसरी जो इलेक्ट्रोड था बेसिकली उसके ऊपर क्या बन रहा था, सोडियम मेटल जो है ना वो सॉलिड फॉर्म है। अब क्या है कि वहाँ पे एक साइड पे क्लोरीन गैस चले वो बंदा इंतज़ाम कर लेता है, थोड़ा सा आसान होता है, कोई इतना मसला नहीं होता कि क्लोरीन गैस जो है ना वहाँ से जो निकल रही है वहाँ से लिबरेट हो रही है, उसको यानी कि हैंडल इजीली किया जा सकता है। लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे अगर गैस यानी कि निकल रही हो दोनों इलेक्ट्रोड पे, तो उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रोड पे सोडियम मेटल जो था ना वो डिपॉजिट हो रहा था, वो तो अब सॉलिड है, जाहिर है कि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है ना वो हम इलेक्ट्रोड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स का साइज़ भी जो है ना हम छोटा बड़ा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो क्या है कि वहाँ पे जो है ना बेसिकली यानी कि इलेक्ट्रोड का साइज़ जो है ना वो वहाँ पे बड़ा था और यहाँ पे इलेक्ट्रोड का साइज़ भी जो है ना वो छोटा है। तो
बेसिक जो है ना वो चीज़ बताने का मकसद क्या है कि वहाँ पे यानी कि जस्ट एक इलेक्ट्रोड पे गैस बन रही थी, लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड पे गैस बन रही है, तो गैस को फिर हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक ओपन सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे फिर सिस्टम ऐसा बनाया गया है, क्लोज सिस्टम बनाया गया है, जिसके अंदर यानी कि गैसेज यहाँ से निकले और गैसेज को फिर इजीली हैंडल किया जा सके। ऐसे नहीं है कि यहाँ से गैसेज को जो है ना वो हम ऐसे ही एयर में छोड़ देंगे और यहाँ से जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, बस हमारा मकसद पूरा हो गया और यहाँ से हम गैसेज को अलग कर लेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट मिल रही हैं, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकल रही है तो उसको हम बेसिकली प्रॉपर हैंडल भी करेंगे ना, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ऊपर। तो इस वजह से फिर ये सिस्टम बनाया गया इस तरह का, ताकि यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इजीली कंट्रोल कर सकें और यहाँ से ऑक्सीजन गैस को इजीली कंट्रोल कर सकें और साथ में वाटर की एडिशन भी जो है ना वो कंटिन्यूसली साथ साथ करते रहें, ठीक है। तो इस तरह का ये जो सेल का सिस्टम है फिर इस तरह का डिज़ाइन किया गया। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यानी कि एक चीज़ जब जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएं जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना। साइंस के अंदर हम वो चीज़ बनाते हैं, वो चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं करते कि जिसकी एफिशिएंसी किसी वजह से कम हो रही हो, उसकी साइज़ की वजह से, उसकी जो एक सेटअप है उसकी वजह से। तो हम सेटअप यानी कि हम जब एक फाइनल रिएक्शन ये जो यानी कि अगर साइंटिस्ट इजाद कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं कि इस तरह का रिएक्शन होगा, तो उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट को भी बनाने में जो है ना वो एक बड़ा टाइम लगता है, एक बड़ी सोच होती है, ठीक है, कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे ली जाए। जिस तरह आज से 200-250 साल पहले जो इंजन बनाया गया था, उस इंजन की एफिशिएंसी बहुत कम थी, कोई 4 to 5% एफिशिएंसी थी उसकी, ठीक है ना। लेकिन आजकल के जो इंजन है यानी कि मॉडर्न इंजन जो है, इनकी एफिशिएंसी क्या है, फ्यूल उतना ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्या है कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। इनकी एफिशिएंसी 25%, 30%, 32%, यहाँ तक इनकी एफिशिएंसी चली गई है। तो बेसिकली क्या है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी यानी कि एक रिएक्शन से जो है ना वो प्रोड्यूस करनी होती है, लेनी होती है। तो इस वजह से हम ये सेल का सेटअप बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो आप लोगों को मैंने बता दी है। मज़ीद कोई और रीज़न अगर आप भी सोच सकते हैं तो सोचिएगा इसके ऊपर, ठीक है। आप लोगों के लिए जो है ना वो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन गैस हल्की क्यों होती है और ऑक्सीजन गैस भारी क्यों होती है, ये आप लोग जो है ना सोचिएगा, गूगल से सर्च कीजिएगा। बेसिकली मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है ना वो साथ साथ क्वेश्चन भी बताता चलूँ कि आप लोग जो है ना गूगल से जो है ना वो सर्च कैसे करना है। तो गूगल से ये सारी चीज़ें आप लोग जब सर्च करते हैं तो आप लोगों को मिलती जाती हैं। तो इस तरह आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है ना वो क्या होता है, इजाफा होता रहता है। तो ये बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई या कहीं पे मुझसे जो है ना वो गलती हो गई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह जो है ना मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो इसी के साथ मैं मेरा लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।